लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी। ये हिस्ट्री आपके सामने है। ये इस सेक्शन से उठाई गई थी एनसीईआरटी के। ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ये मैग्निफिकेशन करता है पर बहुत कम करता है। इससे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो बहुत भयंकर, बहुत ब्यूटीफुल भी तरीके से चीज़ को सर मैग्नीफाई कर देता है। हाँ बोलिए। सर अभी सभी सभी इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल क्यों नहीं है? बहुत महंगा रहता है। इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल्स वगैरह बोल रहे हो ना? नो सर, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट ऐसे सब इंस्टीट्यूट क्यों कोचिंग्स नहीं? वगैरह बहुत महंगा रहता है। क्या ज़रूरत है उसकी? जो आप यूट्यूब वीडियो एक सर्च करना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ भी डाल देना, एक सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर है, उसकी जूमिंग, तो जैसा स्क्रीन पे देखोगे वैसे ही दिखता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आपको स्क्रीन पे ही देखना पड़ता है और उसका रिकॉर्डिंग हम हर जगह सेंड कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ देखने की इच्छा हो, जो भी चीज़, हमारी फिंगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्किन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वुड अंडर, जो भी देखने की इच्छा हो यूट्यूब पे डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा। फ्री में काम हो रहा है, लाखों रुपए क्यों खर्च करें? यस सर। है ना? ऐसा तो है नहीं उसको खोल के उसका पार्ट्स देखोगे, वो उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूट्यूब पिछले दस यस सर। साल में बहुत बहुत प्यारा हो गया है, हर चीज़ मिल जाती है प्रैक्टिकली भी। ये आई थिंक ओनियन सेल या चीक सेल, ओनियन सेल का एक वो है व्यू। फिर ये यस अलग सर। अलग सेल्स थे। सारे सेल्स के शेप्स उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ों के बने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कुछ बेसिक बेसिक पार्ट्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमा सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में होती है, सेल वॉल कुछ कुछ सेल्स में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। वो मैंने डिस्कस नहीं किया था। वो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपने मेन क्लास में पढ़ा होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के साथ में ऑस्मोसिस वगैरह डिस्कस कर लूँगा। तो जिसको ऑस्मोसिस में डाउट है वो अलग से भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस करोगे जब मैं डिस्कस कर लूँगा। फिर न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सारे सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता पर मेजोरिटी सेल्स में न्यूक्लियस होता है। मेजोरिटी सेल्स में न्यूक्लियस होता है बट फिर भी सारे सेल्स में नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर के कंपोनेंट्स हम लोगों ने वीडियो भी देखा था, एनिमेटेड वीडियो भी देखा था। वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड भी, आप कभी भी उठा के उसको देख सकते हैं। देन साइटोप्लाज्म समझाया था। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? मान लीजिए एक बलून है, बलून की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो बलून में जो पानी भरेंगे आप, वो साइटोप्लाज्म रहेगा और उसमें कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज डाल दी। या ऐसा मान लीजिए एक बाथ टब है, बाथ टब का जो जिस चीज़ से बना हुआ है बाथ टब वो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो पानी भरा है वो साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर आपने कुछ कुछ चीज़ें डाल दी, कुछ जैसे प्लास्टिक की डक तैर रही है या कुछ कुछ चीज़ें डाल दी, वो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है? तो यस सर। ये दो तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो ज़्यादातर सेल्स में रहती है। देन कम्स सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो लिखी हुई है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज लिखी हुई है, इन सब का वीडियो आपको दिखाया था। उस वीडियो को देखते देखते भी रिवाइज करेंगे। एक आध बार देखा था और किसी ने वीडियो एनिमेशन यस सर, मैंने देखा था। देखा था। और भी आप बचे हुए बच्चे भी देखेंगे तो आपको बेटरली याद होगा। कनक ने भी देखा था तो आपको थोड़ा बेटरली याद होगा, तो वापस भी देख सकते हैं। अच्छा भी अच्छा खासा बना रखा है वो वीडियो, मतलब जिसने बनाया होगा ना उसकी 6 महीने की मेहनत होगी। वो पूरा एनिमेटेड और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो उसकी 6 महीने की मेहनत इज्जत रखते हुए उसको अच्छे से देखना, उसको ग्रास्प करना अच्छे से। तो उसमें ई आर था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर स्मूथ, एस ई आर रफ, आर ई आर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ काम थे वो अभी अपन लिखेंगे। देन गोल्गी अपैरेटस था, लाइजोसोम्स थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। इसमें से मेजोरिटी चीज़ें या आई थिंक सारी ही चीज़ें थी।
सर इन प्लास्टिक्स। प्लास्टिड्स आई थिंक नहीं दिखाए थे, तो मेजोरिटी चीज़ें थी प्लास्टिड्स को छोड़ के। उसके बाद जो ये सर सेंट्रोसोम्स भी थे। सेंट्रोसोम्स भी थे। उसके बाद ये जो काम लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो ऑर्गेनेलीज है, ये जो ऑर्गेनेलीज है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना पीपीटी की? यस सर दिख रही है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज थे, इनके कुछ काम है, और ये जो काम आप देखेंगे ये बहुत बेसिक काम है जो आप खुद के दिमाग से सोच सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, क्लेंजिंग की, किसी भी जगह पे क्लेंजिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए क्लेंजिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो जब आपने देखा ये वीडियो, तो मुझे बताइए फूड कहाँ पे स्टोर होता है, या फूड कहाँ से आता है, किसी भी सेल में फूड कहाँ से आता है, बताइए। ये सबके बताने हैं कौन सा ऑर्गेनेली इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले फूड कहाँ से आता है, नहीं पता किसी को? चलिए, सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस मेजोरिटी डिसीजंस लेता है। तो वो एनिमेटेड वीडियो में न्यूक्लियस के थ्रू बहुत सारे ऐसे पतले पतले तार निकले हुए थे जो लगभग पूरे सेल में फैले हुए थे। अच्छा, न्यूक्लियस को कौन घेर के रखता है, न्यूक्लियस को कौन सराउंड करके रखता है? सर सेल वॉल। न्यूक्लियर वॉल, सेल वॉल नहीं, न्यूक्लियर वॉल। पर न्यूक्लियर वॉल को भी कौन घेर के रखता है? आप अपने फिगर में भी देख के बता सकते हैं एनिमल सेल के, न्यूक्लियस को आसपास कौन सराउंड करके रखता है? न्यूक्लियोइड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को घेर के रखते हैं। ध्यान आ रहा है वीडियो में से? न्यूक्लियस सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर रहती है, फिर स्मूथ की रहती है, और दोनों न्यूक्लियस को घेर के रखते हैं, और दोनों न्यूक्लियस को घेर के रखते हैं, क्योंकि अंदर वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर रहती है उस पर राइबोसोम्स आके चिपक जाते हैं, इसलिए वो रफ हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। चलिए, सेल के प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? सेल के प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? सर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे एनिमल सेल हुआ तो सेल वॉल तो रहेगी नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल में स्टोरेज का काम कौन करता है? वैक्यूल। वैक्यूल्स। सेल में स्टोरेज का काम कौन करता है? वैक्यूल्स, बिल्कुल सही। एनिमल सेल में वैक्यूल्स, एनिमल सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं? सर प्लांट सेल्स में ज़्यादा और बड़े होते हैं। प्लांट सेल में एक वैक्यूल रहता है और बहुत बड़ा रहता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल दो तीन रहते हैं। तो स्टोरेज का काम करते हैं वैक्यूल्स। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा शायद, मैसेज। एपिडर्मल, एपिडर्मल कहाँ पढ़ा आपने? मैं उसका कॉन्टेक्स्चुअल समझा दूंगा। कनक कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं। हाँ, बाकी कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट्स नहीं, लीव नहीं करना है कॉन्सेप्ट वालों को, 5:30 तक क्लास है। कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट्स एमसीक्यू शीट कंटिन्यू करिए अपनी डाइवर्सिटी की। गार्ड सेल के अंदर बोल रहे हैं।
गार्ड सेल कहाँ पे आ गया? देखिए लेयर्स होती है कनक, लेयर्स होती है जब, मेरे को नहीं पता आप कहाँ से पूछ रहे हैं, बट किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेयर्स होती है टिश्यूज की। गार्ड सेल क्या होते हैं? तो ये गार्ड सेल यहाँ पे कहाँ से आ गया कनक? लीफ में कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, अगर उस पे पूछ रहे हो तो वो बताता हूँ। कनक आप इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से ही पूछ रहे हो? आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। लीफ में कुछ गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट, स्टोमेटा की कवरिंग बनाते हैं, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? माइक तो वर्क करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास लेनी है तो। देखो अगर मेरे को नहीं पता आप कहाँ से बोल रहे हो, मैं बता देता हूँ। लीफ में स्टोमेटा के आसपास कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा के आसपास कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, वो स्टोमेटा को छोटा या बड़ा करने का काम करते हैं। सर ये तो टिश्यू का है। टिश्यूज में गार्ड सेल्स कहाँ थे? पेज नंबर बता दो तो मैं आपको रेफर करके बता दूंगा। हाँ 72 पेज पे, तो वही चीज़ है। सर एस्टान में भी था। हाँ एस्टान में भी था और एनसीईआरटी में 72 पेज पे प्लांट टिश्यू। बट अपन का चैप्टर तो फर्स्ट चल रहा है, प्लांट टिश्यू पे क्यों आप? अपन क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं ये। अगर आपको टिश्यूज भी आ रहा है तो मैं टिश्यूज अलग से पढ़ा दूंगा आपको। अभी फर्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, और एक्स्ट्रा डाउट्स हैं वो मैं क्लास के बाद बिल्कुल ले लूँगा। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो जो फ्लूइड रहेगा वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो आपका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है, क्लेंजिंग का काम कौन करेगा? ध्यान है किसी को? क्लेंजिंग का काम कौन करेगा? नहीं ध्यान? सेल के अंदर क्लेंजिंग का काम कौन करेगा? सर माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस रहता है ना। यस सर यस। आपको एनिमेशन में से ध्यान आ रहा होगा, ऐसे हरे हरे छोटे छोटे चीज़ें थे जिसको लाइजोसोम्स एब्जॉर्ब कर लेते थे और उसको उसको ब्रेक कर करके उसमें से एनर्जी निकालते थे या उसको बाहर फेंक देते थे। तो लाइजोसोम्स क्लेंजिंग का काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता था, फूड मॉलिक्यूल्स का, उसको स्टोर करने के लिए, वो काम कौन करता था? आपको ध्यान है? हाँ सॉरी, उसने लीव कर दिया। कुछ बोल रहे हैं? सर कुछ आग्रह का बहुत नेट इशू हो रहा था इसलिए उसने लीव कर दिया, उसने मुझे अभी ओके, पर एमसीक्यू शीट कंटिन्यू करनी है आप लोगों को। मैसेज। हाँ बताइए, पैकेजिंग और क्लेंजिंग, पैकेजिंग का काम कौन करता है? पैकेजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो अच्छे से नहीं देखा है वापस। सर हाँ, राइबोसोम्स। गोल्गी अपैरेटस। पैकेजिंग का काम गोल्गी अपैरेटस करता है। आपको ध्यान होगा, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स या सिंपल प्रोटीन्स को वो कॉम्प्लेक्स में बना के स्टोर कर देता था और उसको पैकेज भी करता था। तो ठीक है,
ये चीज़ें तो आपने आंसर करी, जो आपने आंसर नहीं करी वो हम एमसीक्यू शीट के थ्रू पढ़ते हैं, वो हम एमसीक्यू शीट के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि अपने एमसीक्यू शीट जब तक नहीं करेंगे तब तक कवर नहीं हो पाएगा। तो लेट मी ओपन द एमसीक्यू शीट, 1 मिनट दो मेरे को। क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे डिस्प्ले करूंगा, आपको एनसीईआरटी खोल के रखनी है। अगर नहीं आता है तो एनसीईआरटी में से पलट के जल्दी से आंसर ढूंढना है। चलिए, व्हाइट बोर्ड और शीट दिख रही होगी आपको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 मन में पढ़िए सब लोग और अपनी कॉपी में आंसर लिखिए इसका। कोई आंसर बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, कनक से शुरू करें। कनक बताएंगी। The 3 basic features found in almost every cell are। तो सर मेटल। सेल वॉल सबके अंदर नहीं होती है, सेल वॉल सबके अंदर नहीं होती है, एक ऑप्शन बचा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर होगी, सेल वॉल हो चाहे नहीं हो। न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द सेल में होगा, मोस्ट ऑफ द सेल में होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट एवरी सेल, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट एवरी सेल। और साइटोप्लाज्म होगा, तो बी आंसर है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए, कनक ने बता ही दिया, बी ऑप्शन है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑस्मोसिस पे आ गया, इस पर डिस्कस कर सकते हैं अपन। करिए ऑस्मोसिस वाला 12th क्वेश्चन। हर्षिता से पूछूंगा मैं, हर्षिता बी रेडी। नहीं कनक, आप पे वापस आएंगे। हर्षिता, सर मैं हर्षिता, हर्षिता सबकी चांस आएगी, अपनी कॉपी में तो लिखते ही जाओ। ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, पीछे से ऑप्शन पढ़ता हूँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। सॉल्यूट या सॉल्वेंट दो चीज़ें होती है। जैसे नमक का पानी मान लो, तो सॉल्वेंट पानी हो गया जिसमें चीज़ जाके घुलती है, और सॉल्यूट जो चीज़ है वो रहती है, मतलब सॉल्ट हो गया अगर नमक का पानी को सॉल्यूशन मान रहे हो तो, और दोनों मिलकर सॉल्यूशन हो गए। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन।
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट से मानते हैं, तो बोल रहे हैं जहाँ पे सॉल्ट कम है वहाँ से सॉल्ट निकल के जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है वहाँ पे जाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया, है ना। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन बराबर करने के लिए यूज आता है। अगला बोल रहा है बी वाला, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जैसे सॉल्ट मूव करेगा, ये बोल रहा है बी वाला। और ए वाला बोल रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं सॉल्यूट से, तो मतलब जो एग्जांपल लिया अपन ने, तो सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से, सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से पानी निकल के टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्ट कम है वहाँ पे जाएगा। तो आप लोगों का क्या आंसर है इसमें से, आप टाइप सर करके। मेडल। हाँ बोलिए। सर मैं आए। हाँ बोलिए। सर ऑप्शन नंबर ए। ए सर ए। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है ना। ओके सर। जो ठीक से नहीं पढ़ पाए हो वो इसको होमवर्क में वापस से पढ़ेंगे, जिनको क्लास में थोड़ा पीछे छूट जाते हैं वो वापस से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ऑस्मोसिस पे ही क्वेश्चन है। सर उसके डायग्राम क्लियरली विजिबल नहीं है। जैसा भी है थोड़ा काम चलाने की कोशिश करो। Red blood cells were placed in water and in 3 solutions of different concentrations. Cells from each solutions were examined under the microscope, which diagram shows appearance of cell in pure water. तो अगर प्योर वाटर में आप सेल रखोगे, सेल को अगर प्योर वाटर में रखा तो वो सेल स्वेल होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, श्रिंक करेगा कि मोटा होगा। सर मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर नमक कम है तो पानी अंदर आएगा कंसंट्रेशन लेवल बराबर करने के लिए, तो इसलिए बी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, ये 13th इतना क्लियर नहीं था, बाकी क्या है। 14th बताइए। 14th सर मेडल। व्योम बताएंगे क्या। व्हाट 14th क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर मैं आए। व्योम व्योम अमीबा एक्स सॉरी इसका आंसर है एंडोसाइटोसिस। जिसको याद नहीं है वो एक स्टेटमेंट लिख लो। देखो ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, इसका पूरा पर्पस है जो आपको नहीं आता वो आपको पता चल जाए और आप कहीं पे उसको मार्क कर लो, ताकि क्लास के बाद आप उसको रिवाइज करके याद कर सको। जो आपको आता है आज वो तो आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, 90% श्योरिटी है कि वो आपको एग्ज़ाम में भी आएगा जो आपको आ जाता है। जो आपको नहीं आता,
जैसे किसी ने मृत्युंजय ने इसका ऑप्शन सी बोला 14th वाले का, पर बी इसका सही आंसर है। तो या तो आप बुक में मार्क कर लो उसको, मिल जाए तो, या आप कहीं पे कॉपी में लिख लो, ताकि मृत्युंजय जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपका इस स्टेटमेंट पे Yes, ध्यान sir. वापस जाएगा। जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपका स्टेटमेंट पे ध्यान वापस जाएगा, क्यों? क्योंकि जो गलत कॉन्सेप्ट बन गया है ना मन में, उसको सही करने के लिए 3-4 बार उसको पढ़ना पड़ता है, तो उसको लिख लेना चाहिए कहीं पे। चलिए नेक्स्ट, लिख लिया। गुड। नेक्स्ट 15th, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड से बनी होती है, और हमको हमारी बॉडी के वेट मतलब मास के बराबर, मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे 60 किलो के हो तो 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन रोज रहना चाहिए, तो बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। ये बॉडी की ग्रोथ जब होगी जब सेल मेम्ब्रेन, सेल्स बनेंगे नए, तो सेल मेम्ब्रेन बने, टिश्यू बनेंगे, तो टिश्यू कैसे बनेंगे? सेल से ही बनेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन बनानी है तो हमको उतना प्रोटीन रोज कंज्यूम करेंगे तो बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है, तो बी आंसर। 16th, अ सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल में से वाटर कब निकलेगा? तो सेल में ऑब्वियसली कुछ थोड़ा सॉल्ट है और बाकी बहुत सारा वाटर है, तो वाटर कब निकल पाएगा? जब बाहर का सॉल्ट ज़्यादा होगा, बाहर के सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अ सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस व्हेन केप्ट इन अ सॉल्यूशन हैविंग अ लोअर concentration of water than the cell. The given solution is hypertonic. The given solution is hypertonic. 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपरटॉनिक मतलब जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, हाइपोटॉनिक जिसमें सॉल्ट कम है, और आइसोटॉनिक जिसमें इक्वल मात्रा है। तो इक्वल मात्रा में कोई ट्रांसफर नहीं होता। हाइपर, हाइपो और आइसो। इतना समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट, यस सर। रूट हेयर, पेड़ों में जो रूट्स होती है उनमें लास्ट पे पतले से हेयर्स निकले होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। रूट हेयर ऑब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Sir, ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही, ऑस्मोसिस। उनके अंदर पानी जाते रहता है क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पानी जाते रहता है इक्वल करने के लिए। प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस में ये सारी जो प्रोसेस है ये आई थिंक ऑस्मोसिस होती है। गिव मी अ मिनट, मैं देख के बता देता हूँ। प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो जैसे कोई प्लांट है, प्लाज्मोलिसिस उन्हीं सेल्स में होगा जो जिनमें सेल वॉल भी होगी। प्लाज्मोलिसिस उन्हीं सेल्स में होगा जिनमें सेल वॉल भी होगी। तो जैसे कोई प्लांट है तो एक सेल वॉल है उसमें, और उसमें अंदर ही सेल मेम्ब्रेन रहेगी, और उसमें अंदर ही सेल मेम्ब्रेन रहेगी। इसको अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में रख दो जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, इसको अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में रख दो जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, तो क्या होगा? अंदर से पानी बाहर आते जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अंदर से पानी बाहर आएगा तो सेल श्रिंक करेगा, बट सेल वॉल तो रिजिड है, तो श्रिंक क्या कर जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। श्रिंक क्या कर जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी और सेल वॉल वही रह जाएगी। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आपने पूछा है तो मैं आपको एक इमेज भी दिखा देता हूँ।
जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट में नॉर्मल सेल है, उसको आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पे सॉल्ट जाता है उसमें रख दिया, तो सेल वॉल तो वैसी की वैसी है, जो अंदर की सेल मेम्ब्रेन है ये आप देख सकते हो श्रिंक करती जा रही है और बहुत छोटी सी हो गई। ठीक है, यस सर। दिस इज प्लाज्मोलिसिस। एक Yes, इससे उल्टी प्रोसेस भी होती है जिसमें आप पानी भरते जाओ सेल में, पानी भरते जाओ सेल में। तो पानी जब भरते, पानी कैसे भर सकते हो सेल में, लोअर कॉन्सेंट्रेशन रख दो बाहर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन रख दो बाहर सॉल्ट का, तो पानी भरते जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन बड़ी होते जाएगी और सेल वॉल सर और डिफ्यूजन में गैस गैस से होता है ना? डिफ्यूजन, जैसे जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, डिफ्यूजन का एक टाइप है। डिफ्यूजन गैसेस में सबसे फास्ट होता है, लिक्विड्स में थोड़ा स्लो होता है और सॉलिड्स Yes. में ना के बराबर होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन तीनों में होता है। सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड में भी होता है पर बहुत स्लो होता है। अच्छा, जैसे Yes. अगर कुछ चीज टेबल पे, इरेजर, आपके प्लास्टिक कंपॉक्ट बॉक्स में इरेजर अगर 2 महीने तक रखा हुआ है, जैसे एग्जाम हुई छुट्टियों में इरेजर पड़ा हुआ है कंपॉक्ट बॉक्स में, तो जब निकालते हो उसको तो चिपक सा जाता है ना, यस सर। वो क्यों हुआ? यस सर। वो डिफ्यूजन के कारण हुआ। 2 बुक्स अगर आप रख दो, 2 बुक्स अगर आप रख दो, तो महीने भर बाद उनको उठाओ तो हल्का सा आपको फील होगा कि वो दोनों चिपक सी गई हैं, हल्का सा, तो वो डिफ्यूजन के कारण होता है। यस सर, होता है। सर पेजेस में भी हो जाता है कभी कभार। पेजेस में भी हो जाता है, तो वो डिफ्यूजन के कारण होता है। सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है पर वो बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए दिखता नहीं है, बट होता सब में है। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिक्स होने की कोशिश करते हैं। और सॉलिड में कौन सा? सॉलिड के एग्जांपल दिए तो सही अभी 2-3, सर इरेजर। है ना, इरेजर और ये सब सॉलिड ही तो हैं। यस। जैसे मैंने किसी बोर्ड पे लिख रखा है, तो ये तो डिजिटल है, बाकी किसी बोर्ड पे लिख रखा है मार्कर से या फिर चॉक से, और मैं 1 महीने बाद उसको साफ करने जाऊं तो बहुत मुश्किल से साफ होगा, क्योंकि वो डिफ्यूज हो चुका है। बहुत कम डिफ्यूज होता है, पर होता है। डिफ्यूजन एक जनरल प्रोसेस है और लिक्विड्स में उसी डिफ्यूजन को थोड़ा इलैबोरेट करके समझा दिया और उसको ऑस्मोसिस बोल दिया। मेरे हिसाब से ऑस्मोसिस शुड कम अंडर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस शुड कम अंडर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक जनरल प्रोसेस है। चलें आगे। यस सर। चलिए 18th वाला आप कर लेंगे, 19th मैं अब स्किप करवा के करवा रहा हूँ ताकि होमवर्क में करना। 19th, normally in the process of osmosis the net flow of water molecules in or out of the cell depends upon difference in the, किस चीज पे डिपेंड करता है कि वाटर सेल के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। या तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बोल दो या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, तो ए आंसर है। एंजाइम की नहीं, सर ए। रेट ऑफ मोशन जो है उसका नहीं, सेल मेम्ब्रेन कैसा काम कर रही है उसका नहीं, तो ए आंसर होगा उसका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 20 आप लोग करोगे, 21 मैं करा देता हूँ। Select the incorrect statement regarding osmosis. Osmosis incorrect चूज करना है, मतलब ट्रू फॉल्स कर देते हैं। Osmosis is a special case of diffusion, ये जो बात कर रहे थे अपन। Osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane, तो ये ट्रू है। यस सर, ट्रू। ट्रू ट्रू। Unicellular fresh water organism
tend to get water through osmosis through. वो वाटर अंदर कैसे लेते हैं? तो ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर. जैसे सेल रखा हुआ है और उसके अंदर, जैसे आपने सुना होगा ना, फ्रेश वाटर फिशेस अलग होती है और मराइन वाटर फिशेस अलग होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर का सॉल्ट वैसे रहता है. जैसे मैं सॉल्टी वाटर फिश को ला के फ्रेश वाटर में डाल दूं तो क्या होगा? ऑस्मोसिस उसके अंदर ज़्यादा होने लगेगा. वैसे तो ये यूनिसेल्युलर की बात करें, पर फिश में भी तो ज़्यादा होगा. जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी स्कूल से पिकनिक पे गए, मतलब किसी वाटर पार्क गए स्कूल से. अब वहाँ पे तो 1-2 घंटे थोड़ी स्विमिंग पूल में रहते हो, 6 घंटे तक स्विमिंग पूल में रहते हो. तो आपकी फिंगर टिप्स कैसी हो जाती है? यस सर, ऐसी Soft. चिपचिपी सी हो जाती. सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल. मतलब पकड़ के जोर से खींच दे तो वहां पे टूटने का डर रहता है, उतनी सॉफ्ट हो जाती है ना. अगर आपकी स्किन थोड़ी पतले में आती है तो वैसी हो जाती है. और जनरली छोटे बच्चों 6-7 के बच्चों की ऐसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वाटर बाहर निकला है, वहाँ पे बहुत सारा क्लोरोफिल जुड़ा रहता है, तो वो ऐसी लूज हो जाती है बिल्कुल. चलिए, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वाटर. बिल्कुल सही. इफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, देन इट विल बी कॉल्ड डिफ्यूजन. नो सर. फॉल्स. फॉल्स. तो ये डी आंसर है इसका. ठीक है. यस सर. चलिए 22 खुद से कीजिएगा. 23 कैसी शीट लग रही है? ये इंटरेस्ट आ रहा है शीट में? यस सर. यस सर, आ रहा है. यस सर. गुड. ये मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. ये शीट बच्चों आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और एनसीईआरटी से अच्छी बुक नहीं है मार्केट में. सर एस हाँ. चांद. एस चांद एनसीईआरटी से अच्छी अभी लग रही है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एस चांद पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कोई बात कर रहा है हमसे, है ना. यस. तो वो अच्छी बात है. पर मृत्युंजय एक काम करना, कोई सा भी टॉपिक एस चांद से पढ़ना, पूरा प्रिपेयर कर लेना, फिर एक बार एनसीईआरटी से उसको रिवाइज करना. इतने कंसाइज्ड वे में एनसीईआरटी ने इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है जिसकी ओर नहीं है, जिसको कोई बराबरी नहीं कर सकता. एच.सी. वर्मा सर बट एस चांद में थोड़ा डीपली नहीं समझा है, उसमें इजी करके समझा है. सर एस चांद में. हाँ, एस चांद में एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार समझा है. आपका थोड़ा सा इंटेलेक्ट बढ़ेगा ना 1-8 साल में, तो आपको एस चांद से चिढ़ मचने लगेगी. 9th के बच्चों के लिए बेस्ट बुक है एस चांद, ये मैं बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ. आप पढ़ते हो तो कंटिन्यू रखो उसको, एटलीस्ट 9th में. यस सर, स्कूल में एस चांद से ही पढ़ाते हैं. बिल्कुल, आप कंटिन्यू रखो एस चांद को. हमको 7th क्लास में एस चांद से पढ़ाते थे. मैं सेंट पॉल में था, हमको 7th क्लास से एस चांद भी पढ़ाते थे. पर जो एस चांद का एक एक पेज तो याद नहीं रख सकता है ना, बहुत बड़ी बुक है. अब तू सोच, जब तू 12th में कॉम्पिटिटिव देगा तो तुझे 9th, 10th, 11th, 12th सबकी बुक्स याद होनी चाहिए. तो एनसीईआरटी को याद रख सकता है. एस चांद इज अ ग्रेट बुक. मैं सो एनसीईआरटी बेस्ट. एस चांद को मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल रीड करो. बट एनसीईआरटी की रीडिंग स्किप नहीं करनी है, वो ज़रूर से करनी है. धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा ना, जब चारों साल की बुक आ जाएगी, तब आपको भी लगेगा. मतलब आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए, मैं भी रिपीट करता हूँ कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी होली बुक जैसी है. जैसे भागवत गीता है ना, कि जितनी बार पढ़ोगे नया मिलेगा. या जो भी आपके रिलीजन की बुक हो, बाइबल, होली बाइबल या कुरान, या जो भी आपके रिलीजन की बुक हो, रामायण, जो भी आप बुक, होली बुक फॉलो करते हो, तो लाइफ की स्टेज में जब पढ़ो उसमें से कुछ नया मिलता है. सेम एनसीईआरटी में, आज मैं 6th की एनसीईआरटी भी उठा के पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जबकि मैं 10-15 बार रीडिंग कर चुका हूँ उसकी.
ज़्यादा ही कर चुका हूँ। आज भी पढ़ता हूँ तो कुछ रिलेट करता हूँ। 6th की भी बोल रहा हूँ मैं, यस सर। तो उसका स्किप नहीं करना है। आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल करते रहो उस, बाकी एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर। ओके सर। आप सब लोग थोड़ा कर लेते तो मेरी आज की मेहनत कम हो जाती। चलो 23 क्वेश्चन नंबर। द डायग्राम बिलो शोज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू इन्वेस्टिगेट ऑस्मोसिस। सेटअप को देखते हैं। एक कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक बीकर है और उसमें एक बैग डाल दिया है, बैग मेड ऑफ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, टिश्यू पेपर या ऐसे कुछ चीज़ का बैग बनाया है ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग बैग बनाया है। और फिर एक ग्लास ट्यूब है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड वुड कॉज एक्स, एक्स मतलब वो बैग है और वाई मतलब वो लिक्विड बॉडी है। दोनों में लिक्विड जो का कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करें ताकि एक्स कॉज एक्स टू राइज टू द हायर लेवल। मतलब ये जो बैग है इसके ऊपर एक कैपिलरी ले रही, कैपिलरी मतलब पतली ट्यूब को कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी ले ली। अब उसमें लिक्विड कब बढ़ेगा? उसमें लिक्विड तभी बढ़ेगा जब बाहर से लिक्विड एंटर करेगा। तो बाहर से लिक्विड कब एंटर कर सकता है? जब बाहर सॉल्ट कम हो, मतलब बाहर सॉल्यूट कम हो और अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो। मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर हाई हो और अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो लो हो, तब वाटर अंदर की साइड घुसेगा। तो आप इसमें से आंसर चूज कर सकते हैं, बी करेक्ट आंसर है उसका। सुक्रोज क्या होता है सर? सुक्रोज को आप सॉल्ट से रिप्लेस करके भी सोच सकते हो, तो सेम आंसर आएगा। पर सुक्रोज होता क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज सुक्रोज? ग्लूकोज से राइम करता है क्या सुक्रोज? यस सर। हाँ कनक, वापस बताता हूं मैं। यस सर, ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसा लगता है। ग्लूकोज जैसा ही एक मॉलिक्यूल है सुक्रोज, या ग्लूकोज से एक स्टेप अलग मॉलिक्यूल है सुक्रोज। जो हमारी बॉडी में भी जब सिंप्लीफिकेशन होते रहता है कार्बोहाइड्रेट का फाइनली ग्लूकोज में, तो बीच में कहीं पे सुक्रोज भी बनता है, या कुछ ग्लूकोज बनता है कुछ सुक्रोज बनता है, ऐसा मान लो। नाम ही काफ़ी है याद रखना अभी सुक्रोज का। 23 क्वेश्चन नंबर रिपीट करता हूं। ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने एक बैग लिया, ऐसा टिश्यू पेपर जैसा बैग बनाया और उसको कवर किया और उसमें एक ट्यूब डाल दिया। अब इसमें वाटर एंटर नहीं कर सकता, ये सेमी परमिएबल है। इसमें मैंने कुछ पहले से सॉल्यूशन फिल कर रखा है और बाहर एक बीकर में डाला और उसमें भी कुछ सॉल्यूशन है और उसमें भी कुछ सॉल्यूशन है। मैं चाहता हूं कि ये जो बैग है इसमें मेरा वाटर लेवल राइज करे। वो कब राइज कर सकता है? कॉमन सेंस कि बाहर से जब वाटर अंदर एंटर करेगा तभी राइज कर सकता है। बाहर से वाटर कब एंटर करेगा? जब बाहर जो सॉल्यूट है, क्वेश्चन। जो घुली हुई चीज है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, सॉरी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो और अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज हो, तो बी ऑप्शन है इसलिए। यस। ठीक है, चलिए होपफुली अब शीट अच्छी लगी होगी, अब करके रखेंगे। तो जहाँ तक हमारा कवर हो गया है टॉपिक, वहाँ तक प्लीज़ करके रखिए ताकि हम शीट जल्दी कंप्लीट करके आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर पाए। ठीक है, शीट करके रखिएगा अच्छे से, जितनी मैक्सिमम हो पाए तो 70 तक ही करके रखिएगा, नहीं तो मिनिमम 30 क्वेश्चन तो करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। कनक को कुछ डाउट था? कनक रुकी है क्या?
दिविजा कितना हो गया? क्या कर रही हूँ? कौन से क्वेश्चन पे आ गए? दिविजा कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 31st। 31st। ठीक है दिविजा, आप कंटिन्यू कर सकते हो होमवर्क में और फिर कल लेता हूँ आपकी क्लास। हाँ कनक, आपका डाउट टिश्यूज से था तो मैं बता देता हूँ। जैसे लीव्स जो रहती है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और जनरली लीव्स के लोअर पार्ट पे स्टोमेटा होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, अब मैं बता रहा हूँ लीव्स का जो लोअर पार्ट होता है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। लीव अपने लोअर पार्ट से ब्रीथ करती है, अपर पार्ट से सनलाइट कैप्चर करती है, लोअर पार्ट से ब्रीथ करती है। अब जो पोर्स होते हैं लीव्स में, जैसे एक लीफ है, मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ, एक सेकंड दो। जैसे सपोज ये लीफ का लोअर पार्ट है, ठीक है, ये लोअर पार्ट को बहुत पास में से बताया है, लीफ का लोअर पार्ट है, तो इसमें कहीं कहीं पे छेद होंगे, तो ये एक छेद है, स्टोमेटास है ये। अब इन स्टोमेटास को अगर बड़ा होना है, मतलब जैसे अगर प्लांट को चाहिए कि वो थोड़ा सा ज़्यादा सांस ले, तो वो स्टोमेटा बड़ा हो जाता है, तो ये गार्ड सेल्स इस तरह से शेप कर लेते हैं। तो ये स्टोमेटा बेसिकली ओपनिंग होती है, तो गार्ड सेल ऐसा शेप कर लेते हैं तो स्टोमेटा बड़ा हो जाता है, तो अच्छे से सांस ले पाता है। अब सपोज प्लांट को ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी ड्यूरेशन में, सपोज पानी कम हो गया या प्लांट सो रहा है, तो स्टोमेटा छोटे हो जाते हैं। स्टोमेटा छोटे कैसे होंगे? स्टोमेटा बेसिकली ओपनिंग है, तो गार्ड सेल्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं इस तरह से, तो स्टोमेटा बहुत मिनिमम पे पहुंच जाता है। एंड डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, किसी किसी में बंद भी हो सकता है। तो गार्ड सेल बेसिकली डोर्स होते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग है और गार्ड सेल डोर है। वो डोर क्लोज हो जाएगा तो स्टोमेटा नहीं बचेगा, और डोर ओपन हो जाएगा तो स्टोमेटा बचेगा। ये गार्ड सेल्स होते हैं। अब आपने एपिडर्मिस के बारे में कुछ पूछा था। Yes, sir. Sir, are you able to listen my voice? हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। Yes, sir. तो आपको डाइवर्सिटी में पढ़ाऊंगा मैं, 3 लेयर्स होती है बॉडी में, सबसे बाहर वाली, बीच वाली और सबसे अंदर वाली। जो इवॉल्व्ड क्रीचर्स हैं इनमें 3 लेयर्स होती है। जो बहुत कम इवॉल्व्ड क्रीचर्स है उसमें 2 लेयर्स होती है। टिश्यू लेवल पे जो क्रीचर्स हैं उसमें कुछ क्रीचर्स है उसमें 2 लेयर होती है, बहुत कम क्रीचर्स होते हैं ऐसे, मैक्सिमम में 2-3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस लेयर होती है। सबसे अंदर वाली, किसी भी टिश्यू में सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी। आपका एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूं। एंडोडर्मिस लेयर होगी सबसे अंदर वाली। एक सेकेंड में एनसीईआरटी का डायग्राम Yes, sir. खोल लेता हूँ। टिश्यूज में जैसे अगर आप पेज नंबर 70 पे आओ, सेक्शन ऑफ अ स्टेम में, सेक्शन ऑफ अ स्टेम में आओ तो आपको 3 नाम दिखेंगे, वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। लेफ्ट साइड पे स्टेम का क्रॉस सेक्शन दिया है और राइट साइड पे थोड़ा डिटेल्ड व्यू दिया है उसका। मैं डायग्राम स्क्रीन पे खोलूं कि दिख रहा है आपको बुक में से? No, sir, दिख रहा है। दिख रहा है। तो आप देख सकते हो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और कुछ मतलब 90% क्रीचर्स में
हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट रहती है, तो वो अंदर वाली लेयर होती है। और थर्ड एंडोडर्मिस, तो सॉरी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस मैक्सिमम क्रीचर्स में प्रेजेंट होती है। इवॉल्व्ड क्रीचर्स में एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाली लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो कवरिंग होती है, किसी भी बॉडी की कवरिंग होती है, ये 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होती है ज़्यादातर में, है ना। यही लेयर्स के नाम में डाइवर्सिटी में भी पढ़ाऊंगा जब यूज़ करूंगा। तो एंडोडर्मिस अंदर की, एपिडर्मिस बाहर की, और हाइपोडर्मिस बीच की, दोनों के। ओके, और कुछ डाउट इसमें? Thank you. Yes, sir. थैंक यू।